गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम क्या देख रहे थे भाई, क्वांटम मैकेनिक्स देख रहे थे अपन। कहाँ थे भाई, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे अपन। और वहाँ पे अपन क्या क्या देख लिया था भाई, इसके पूर्व लगभग अपन ने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। फोटो क्वांटम में कर्षणिका क्या होती है, ब्लैक बॉडी क्या होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी बात की मैंने, बोर थ्योरी की भी बात करी वहाँ पे। उसके साथ ही मैंने और चीज़ें डिस्कस करी थी भाई। वहाँ पे हाइजेनबर्ग का नाम भी आया था एक। तो अपना लास्ट जो था अपन ने कहाँ तक देख लिया था भाई, हाइजेनबर्ग तक देख लिया था। और अपन ने इसके साथ साथ डी ब्रोगली भी देखा, अपन ने डी ब्रोगली के बारे में भी देखा था भाई, ठीक है ना। अब मैं आगे नेक्स्ट इसे आगे करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ भाई। तो अपन ने हाइजेनबर्ग के अंदर क्या देखा था भाई, और हाइजेनबर्ग के बाद मैंने बोला था कि भाई तुम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करेंगे अपन, ठीक है भाई। तो हाइजेनबर्ग में तो अपन ने क्या देखा था कि जो डेल्टा पी एंड डेल्टा एक्स यानी कि संवेग और स्थिति दोनों की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या रहती है, अनिश्चित रहती है भाई, अनिश्चित रहती है। तो ये बात है मैंने आपको हाइजेनबर्ग के अंदर अनिश्चितता का मतलब क्या है कि भाई या तो स्थिति सेम होगी या संवेग सेम होगा। तो दोनों ही चीज़ अगर सेम फिक्स होती है, अगर ये निश्चित है तो ये अनिश्चित रहेगी, और अगर ये अनिश्चित है तो ये निश्चित रहेगी। इतनी बात मैंने आपको वहाँ पे बताई थी भाई। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की बात करूँगा यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, देखिए भाई। श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होती है श्रोडिंगर इक्वेशन, देखते हैं भाई। श्रोडिंगर इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। श्रोडिंगर तरंग समीकरण होता है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया था कि डी ब्रोगली जो होता है उसने बताया था कि कोई भी पार्टिकल्स होता है, ठीक है भाई, वो अलग अलग उसकी एक्सिस क्या होती है यहाँ पे अलग अलग होती है। कैसे कि मतलब कोई भी कण है वो क्या करेगा, तरंग की तरह बिहेव करेगा। अरे मैंने बोला था कोई भी पार्टिकल्स होता है वो क्या करेगा, डी ब्रोगली के अनुसार तरंग की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है, ठीक है भाई, यहाँ पे जो एक्सिस होती है वो क्या होती है, यहाँ पे तरंग के व्यवहार के कारण यहाँ पे क्या होगी, नाभिक जो होगा उसके सापेक्ष जो त्रिविम है वो अपनी क्या करेगा, अलग अलग एक्सिस पे क्या करता है भाई, अलग अलग संभावनाएं व्यक्त करता है, यानी एक्स एक्सिस पे, वाई पे या जेड पे। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा कि किस डी ब्रोगली की सिद्धांत के अनुसार जब पदार्थ क्या करता है, जो पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है वो क्या करता है, तरंग की तरह बिहेव करता है। तो वो तरंग की तरह बिहेव करने के कारण इलेक्ट्रॉन की स्थिति यहाँ पे जो होती है, नाभिक के सापेक्ष इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति होती है वो त्रिविम में होती है, और वो अलग अलग बिंदु पे होती है या मानी जाती है भाई, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग संभावनाएं व्यक्त करेगी यहाँ पे। तो ठीक है भाई, तो उससे अपन कैसे लिख सकते हैं कि साइन इज इक्वल, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन इज इक्वल कोई फंक्शन है भाई साहब, कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड और इंटू जी एंड टी के सापेक्ष, ठीक है भाई। तो ऐसे कोई इक्वेशन मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँगा तो साइन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन की द्रव्य तरंग के आयाम की, इलेक्ट्रॉन की द्रव्य आयाम, इलेक्ट्रॉन के द्रव्य आयाम के समान भी माना जाता है यानी इसको। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्स वाई जेड, ये जो होते हैं एक्स वाई जेड ये क्या होते हैं, सूचकांक होते हैं भाई एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, टी यानी कि टी पर 3 अक्षों के प्रति इलेक्ट्रॉन की तरंग की स्थिति को प्रदर्शित करेंगे ये, यानी टी समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं भाई, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करेंगे टी समय पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब मैं इस वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव करता हूँ, अवकलन करता हूँ, तो हमें एक इक्वेशन मिलती है, तो वो भी टी के सापेक्ष वाली टी इधर, और यहाँ पे मुझे एक इक्वेशन है कि डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर, और यहाँ पे एक इक्वेशन जनरेट हो जाती है, वो होती है वी स्क्वायर, ठीक है भाई। इसको फंक्शन को मैंने क्या बोला यहाँ पे, टी वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन
डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन सॉरी भाई डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। ये क्या होता है, मैंने कोई डेरिवेटिव कर दिया यहाँ पे, मैंने इसको दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छे से देखना भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन अच्छे से देखना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकती है भाई। क्या बताया मैंने, कोई भी पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव करता है, तो अपनी एक्सिस पे क्या करेगा, अलग अलग त्रिविम में इलेक्ट्रॉन के नाभिक जो होगा इलेक्ट्रॉन के साथ त्रिविम में अलग अलग एक्सिस शो करेगा भाई, एक्स वाई जेड अलग अलग डायरेक्शन में वो क्या करेगा। तो यहाँ पे इस वाले फंक्शन लिया मैंने, कोई फंक्शन लिया, फंक्शन है इलेक्ट्रॉन साइन या क्या है द्रव्यमान का आयाम के समान है, एक्स वाई जेड टी समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति को प्रदर्शित कर रहा है। तो साइन जो होगा इसका जब मैं डेरिवेटिव करूँगा तो ये वाला इक्वेशन आएगा। अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि ये जो इक्वेशन है ये इसको बोलते हैं क्लासिकल डिफरेंशिएशन इक्वेशन भी, यानी कि क्लासिकल डिफरेंशिएशन है ना भाई, यह अवकलन इक्वेशन बोलते हैं। इस वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे अपन, क्लासिकल अवकलन इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को मैं और क्या लिख सकता हूँ भाई, इस वाली इक्वेशन को डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी का स्क्वायर बराबर, ये जो वैल्यू हो गई ये इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये तो क्या बचा अपने पास वी स्क्वायर, यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन, ये भी बोल सकता हूँ भाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डेल स्क्वायर होता है इसके बराबर होता है, यहाँ से साइन मैंने कॉमन ले लिया भाई, साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये जो आता है डेल स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड का स्क्वायर, ये जो वैल्यू आती है ये आती है डेल स्क्वायर के बराबर। ये बार नोट करके लिख लीजिएगा भाई, क्योंकि मैंने यहाँ से साइन को कॉमन निकाल लिया भाई, तो ये वाली इक्वेशन अपने पास आ गई। क्या हुआ भाई, ये वाली इक्वेशन अपने पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अच्छे से देखना भाई, यहाँ पे मैंने क्या क्या किया है, इस वाले का जब डिफरेंशिएशन करूँगा ये वाला आएगा, और जब इसको बोलेंगे क्लासिकल अवकलन इक्वेशन, तो यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करके लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि साइन को जब मैं कॉमन लूँगा तो बच्चा जो होता है वो डेल स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बार, हाँ एक बात और, यहाँ पे जो ये डेल स्क्वायर जो होता है भाई इसको बोलते हैं लाप्लांशियन समीकरण। क्या बोलते हैं भाई, लाप्लांशियन समीकरण बोलते हैं। लाप्लांशियन इक्वेशन बोलते हैं भाई इस वाले समीकरण। तो यहाँ पे जब मैं ऑपरेटर का जो भी यहाँ फंक्शन अप्लाई करूँगा तो यहाँ वी स्क्वायर क्या हुआ अपने पास, ये वी स्क्वायर जो है यहाँ पे गणितीय विधि से जो इसका फंक्शन साइन पे अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है भाई। तो साइन पे जब अप्लाई करूँगा तो यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी, देखो कौन सी, इस वाली फंक्शन को जब मैं यहाँ पे ये गणितीय विधि से वी स्क्वायर को जब सोल्व करूँगा तो यहाँ पे फंक्शन जैसे ही लगाऊंगा साइन के साथ ये फंक्शन लगाया हुआ है, तो जब ये सोल्व करते हैं तो अपने पास एक फॉर्मूला आता है और वो किसी क्षण उसके आयाम का क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। यानी साइन बराबर अपने पास आता है यहाँ पे साइन बराबर साइन नोट साइन 2 पाई म्यू टी, ये इक्वेशन आती है अपने पास। जब मैं इसको साइन के साथ वी स्क्वायर क्या होता है, एक गणितीय फंक्शन होता है, जब मैं इसका फंक्शन करूँगा तो ये वाली इक्वेशन आती है। अब जब मैं इसका इक्वेशन 3 का डिफरेंशिएशन करूँगा भाई, अवकलन करूँगा, तो यहाँ पे क्या बनता है मेरे पास, अवकलन करने पर देखिए भाई टी के सापेक्ष जब मैं इसका अवकलन करूँगा डेल साइन टी बराबर क्या आता है यहाँ पे साइन नोट 2 पाई म्यू साइन, ठीक है भाई, साइन नहीं भाई, साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे कोस हो जाएगा, तो ये क्या होगा कोस 2 पाई म्यू टी, ये इक्वेशन आएगी। क्या आएगी भाई अपने पास, ये वाली इक्वेशन आएगी। अब मैं इसका क्या कर दूं भाई, यहाँ पे एक बार फिर से समाकलन कर दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई साइन स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर
डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल, पुनः डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ भाई इस वाली इक्वेशन का, पुनः डिफ्रेंशिएशन, ठीक है भाई। इस वाली इक्वेशन का जब मैं पुनः डिफ्रेंशिएशन करूँगा यहाँ पे, फिर मेरे पास क्या आएगा भाई, माइनस साइन नोट, माइनस हो जाएगी भाई ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे क्या होगा 2 पाई स्क्वायर का जब मैं करूँगा तो 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर साइन, कोस का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा भाई कोस का, और वहाँ पे क्या बच जाएगा 2 पाई वी टी, 2 पाई वी टी, ये बचे जाएगा। पुनः जब मैं इसका करूँगा उकलन तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन आएगी अपने पास, माइनस साइन नोट 4 पाई स्क्वायर साइन 2 पाई म्यू टी। अब यहाँ पे जो 2 पाई म्यू टी होती है भाई वो W के बराबर भी माना जाता है, ये जो होता है ये क्या लिख सकते हो यहाँ पे, W बराबर 2 पाई म्यू के यहाँ पे बराबर माना जाता है। W यहाँ पे क्या होता है, कोणीय संवेग होता है। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इक्वेशन, इसको मैंने क्या मान लिया भाई, 4th इक्वेशन मान ली, इस वाली इक्वेशन को जब मैंने क्या माना 4 इक्वेशन मान लिया यहाँ पे। तो इस जो नहीं भाई, इसको नहीं, अपन ने इसको जब मैं आगे और सोल्व करके लिख सकता हूँ, एक और लिख सकता हूँ इसको सोल्व करके, कैसे देखो, डेल स्क्वायर साइन है भाई, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर माइनस साइन नोट पाई 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर साइन 2 पाई म्यू टी है। इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, देखना, डेल स्क्वायर साइन डेल टी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे माइनस साइन तो रहेगा, माइनस साइन नोट तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 में से अपन जब निकाल, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर कर सकता हूँ, 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर, क्योंकि साइन 2 पाई वो जो है वो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा वो, ठीक है भाई। ये 4 पाई स्क्वायर म्यू टी, ये आई अपने पास इक्वेशन 4। अब देखना भाई ये कैसे आया, ठीक है भाई, कैसे आया, देखो भाई जब मैं ये वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, ये वाली वैल्यू साइन की नोट के बराबर आएगी, ये सारे वैल्यू देखो, ये जो होता है सारा क्या हो जाएगा भाई साइन, तो मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया, अरे भाई साइन के बराबर है ना, साइन नोट साइन 2 पाई म्यू टी किसके बराबर है, साइन के, तो ये वाली जो वैल्यू है पूरी ये और ये किसके बराबर हो जाएगी, साइन के, तो मैंने यहाँ पे साइन लिख दिया, माइनस साइन लिख दिया, 4 पाई क्या लिखा भाई यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर, समझ में आ गई भाई बात। अरे भाई साहब मैंने ये और ये पूरा, ये किसके बराबर होगा, साइन के, तो माइनस साइन 4 पाई स्क्वायर म्यू स्क्वायर इक्वेशन 3 से कर दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, नेक्स्ट होगा क्या देखना भाई। अब आगे और अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो क्या करूँगा भाई, कि अपने पास तरंगदैर्ध्य जो लैम्डा था, तरंगदैर्ध्य लैम्डा वो क्या होता है भाई, लैम्डा की अगर मैं बात करूँ तो अपन को पता है v बराबर होता है म्यू लैम्डा, और अपन को होता है म्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता था वैसे, हाँ। तो यहाँ पे है एक फॉर्मूला होता है v बराबर, क्योंकि द्रव्य तरंग जो लैम्डा होता है वो होगा v बराबर c म्यू अपॉन लैम्डा, तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ, म्यू बराबर v अपॉन लैम्डा हो सकता है कि नहीं हो सकता भाई, हो सकता है। इसको मैं अगर इसका स्क्वायर अगर कर दूँ, इसका स्क्वायर अगर मैं कर दूँ तो इसको लिख सकता हूँ म्यू स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता भाई, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूंगा, इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन अगर मैं बात करूँ 4 और 5 से, इक्वेशन 4 और 5 की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा भाई, तो डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर क्या आएगा, माइनस साइन 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, इसको मैं से लिख सकता हूँ। अब ये जो अपने पास है ये इक्वेशन नंबर आ गए अपने पास 6, इक्वेशन नंबर क्या आ गए भाई 6 इक्वेशन आ गई अपने पास। अगर अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करूँ 2 और 6 से, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी भाई, ये
अब मैं यहाँ पे देखो ये वैल्यू अपने पास थी इसकी, तो अगर मैं ये और इसको यहाँ कर क्या रख दूँ, वैल्यू रख दूँ किसकी भाई, ये वाली वैल्यू वी स्क्वायर जो अपने पास आया उस वहाँ पे, ये वाली और ये वाली अगर रखता हूँ इक्वेशन 2 और 6 से, तो देखना भाई क्या क्या बनेगा भाई। देखिए भाई इसको मिटा रहा हूँ भाई मैं यहाँ से, देखना भाई इक्वेशन अगर मैं 2 और 6 की बात करूँगा तो क्या होता है, इक्वेशन नंबर 2 और 6 से क्या होगा, देखो भाई, देखना भाई देखो भाई, अब इक्वेशन जब 6 और इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये और ये वैल्यू बराबर रख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो भाई डेल स्क्वायर के बराबर में क्या था भाई, इसके स्क्वायर के बराबर में क्या है, माइनस साइन 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर बराबर ये क्या है, वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन, यही है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर से तो वी स्क्वायर कट जाएगा भाई, और बचा क्या अपने पास यहाँ पे, और साइन से साइन कट जाएगा भाई यहाँ पे, माइनस साइन से, ठीक है, नहीं भाई साइन से साइन नहीं कटेगा भाई यहाँ पे, देखो भाई साइन से साइन नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पे वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर साइन बराबर क्या, डेल स्क्वायर साइन बराबर क्या, क्या बचा अपने पास 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साइन, ये बचा भाई, यही बचा, वो भी क्या बचा माइनस में। तो ये बात अपने पास आ गई किससे, इक्वेशन 2 और 6 से, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन अपने पास आ गई। अब मैं इसको अगर 0 के बराबर रखता हूँ, 0 के बराबर कैसे भाई, देखो अरे बराबर में 0 तो हो ही सकता है भाई, तो जब मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे डेल स्क्वायर साइन, इसको प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साइन, ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बराबर क्या कर दूँ 0, ये बात लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 7। समझ में आया कि नहीं आया भाई, मैंने इक्वेशन 1 और 2 पहले ड्राइव करी वहाँ पे, ठीक है भाई, फिर मैंने इनका डिफ्रेंशिएशन करके ये सारी बातें लाया आपके सामने, एक बातें लाया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इक्वेशन अपन को 7 मिली, इस 7 जो इक्वेशन नंबर जो 7 है उसको बोलते हैं भाई साहब साइनोडियल वेव इक्वेशन बोलते हैं, साइनोडियल इक्वेशन बोलते हैं भाई, इस वाली इक्वेशन को साइनोडियल इक्वेशन बोलते हैं, जो दे ब्रोगली समीकरण पे क्या होती है, तरंग समीकरण। इसके अकॉर्डिंग जब ध्रुवीय तरंग के लिए अगर अपन, अब देखो ये वाली जो इक्वेशन मिली साइनोडियल, अपने पास इक्वेशन आई भाई, एक इक्वेशन आई अपने पास, तो वहाँ पर क्या होता है भाई, देखो जो ये तरंग दैर्ध्य लैम्डा का अपन ने क्या देखा था, एक फॉर्मूला देखा था डे ब्रोगली के अकॉर्डिंग, तरंग दैर्ध्य के लिए क्या होता है भाई, अकॉर्डिंग टू डे ब्रोगली लैम्डा बराबर h अपॉन mv होता है, लैम्डा बराबर h अपॉन mv। तो ये इक्वेशन मैं 8 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। तो अपन ने ये तो कहाँ से देखा था भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन अगर जब हम लाएंगे तो यहाँ पे मेरे को पता है कि अकॉर्डिंग टू डे ब्रोगली की क्या होता है, लैम्डा जो होता है, लैम्डा क्या होता है h अपॉन mv होता है। तो जब मैं इक्वेशन 8 और 7 से इक्वेशन नंबर 7 और 8 यहाँ से मैं लैम्डा की वैल्यू जब पुट करूँगा, देखो भाई कैसे, जब मैं यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पुट करूँगा h अपॉन mv के, तो यहाँ पे क्या है लैम्डा स्क्वायर है, और लैम्डा स्क्वायर का मान क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्डा स्क्वायर पर क्या होगा h स्क्वायर mv स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर, ये होगा। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा डेल स्क्वायर साइन प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा h स्क्वायर, देखो भाई कैसे लिख सकता हूँ, h स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर लिख सकता हूँ भाई, और ये क्या हो गया साइन। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई भाई,
लिख सकता हूँ ये बात। इसको मैं क्या दे दूंगा, नंबर नो इक्वेशन। इक्वेशन नंबर क्या हो गई भाई, 9 अपने को मिल गई। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है भाई, एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, टोटल एनर्जी तो होती काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ यहाँ पे, टोटल एनर्जी क्या होगी भाई, टोटल अगर एनर्जी की बात करता हूँ, कुल एनर्जी की अगर मैं मान इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ये है, तो यहाँ पे स्थितिज और क्या काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूँगा तो वो क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी क्या है भाई, एनर्जी का फॉर्मूला V प्लस 1/2 mv स्क्वायर, V प्लस 1/2 mv स्क्वायर, ये होता है भाई mv स्क्वायर प्लस v, ये होगा भाई फॉर्मूला। अरे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये आएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, E और इस V को मैं इधर ले आऊँ, ठीक है भाई। देखना एक बार अच्छे से देखना इस चीज़ को कि टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आती है भाई, एनर्जी और पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। तो यहाँ पे 1/2 mv स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये क्या है, स्थितिज एनर्जी। तो मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, E माइनस V बराबर क्या लिख सकता हूँ, 1/2 mv स्क्वायर। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं इसको। अब होगा क्या देखना, यहाँ पे इस 2 को भी मैं यहाँ ले आऊँ भाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2E माइनस V बराबर mv स्क्वायर, यही आएगा अपने पास mv स्क्वायर। जब मैं इधर दोनों तरफ m से इसको मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाली इक्वेशन को क्या कर दूं, m से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दूं, तो 2me माइनस v बराबर m स्क्वायर और v स्क्वायर, ये अपने पास कोई इक्वेशन आ जाएगी। जब ये 9 और 10 से इस जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, ये वाली इक्वेशन जो आई अपने पास नंबर 10 इक्वेशन, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 9 और 10 से क्या होगा देखना भाई, इक्वेशन नंबर 9 और 10 से देखना भाई। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो इक्वेशन नंबर 9 और 10 से, जब मैं 9 और 10 से mv स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, क्या आएगा, डेल स्क्वायर साइन प्लस 4 पाई स्क्वायर mv स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी भाई, ये h स्क्वायर तो नीचे रह जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे बचा क्या अपने पास, 2me माइनस v, यही बचा भाई, साइन बराबर 0। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई भाई? अरे मैंने सिर्फ ये mv स्क्वायर की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दी, बस उठा के यहाँ पुट कर दी। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ भाई, 8 और 9 से अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर है, तो ये क्या हो सकता है देखना भाई, ऐसे भी तो हो सकता है, डेल स्क्वायर साइन प्लस 4 को 8, 4 गुना 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल 0। ये है जो इक्वेशन होती है भाई श्रोडिंगर इक्वेशन आई है अपने पास, श्रोडिंगर इक्वेशन आई है। ये वाली जो इक्वेशन आई है अपने पास क्या है भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन आई है अपने पास, क्या है भाई, ये जो इक्वेशन आई है वो क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है होती है। तो किसी भी अगर अपन क्या बता सकते हैं अपन कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अपन श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करेंगे, यानी हाइड्रोजन एटम के लिए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए करेंगे, 1D बॉक्स में करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन का यूजेज, तो वहाँ पे ये बातें सारी श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज होगा। और मैंने क्या बताया, श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे कैलकुलेट कर निकालेंगे भाई, फॉर्मूला यहाँ पर एक लाप्लांशियन आया, डेल स्क्वायर आया, उसके बाद में एक सेंसोडियल इक्वेशन आई और एक श्रोडिंगर इक्वेशन आई। ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं भाई, तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, याद होना जरूरी है। तो अब आप निकाल सकते हो क्या कि अकॉर्डिंग टू डे ब्रोगली क्या होता है कि जो पदार्थ होता है द्रव्य तरंग के रूप में काम करता है। अपने को पता है कि जो पदार्थ होता है, पार्टिकल होता है, वो यहाँ पे क्या होगा, द्रव्य तरंग की बात, तो वो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के सापेक्ष क्या करेगा, त्रिविमीय रहेगा। तो वहाँ पे एक फंक्शन बनाया अपने, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है भाई फंक्शन, एफ को मैंने फंक्शन माना,
एक्स वाई जेड के और टी के सापेक्ष वहाँ पे क्या होगा, ठीक है भाई। तो अब फिर उस इक्वेशन का मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन क्या मैंने डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर क्या किया, वी स्क्वायर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर, ऐसे मैंने करके वहाँ पे इक्वेशन ड्राइव करी, उसको मैंने डेल स्क्वायर के बराबर कर दिया। और डेल स्क्वायर बराबर क्या होता है, लाप्लांशियन, लाप्लांशियन होता है भाई। और लाप्लांशियन का फिर मैंने जब बात की तो जब उस वाले फॉर्मूले को अपने सोल्व किया तो एक आया साइन बराबर साइन नोट साइन 2 पाई म्यू टी के बराबर आई, वो इक्वेशन आई। अब उसका अपने डिफ्रेंशिएशन किया, 2 बार से डिफ्रेंशिएशन करने पर वहाँ अपने पास इक्वेशन आई थी भाई। फिर अपन ने क्या किया, वहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करी, म्यू निकाला एनर्जी, तो द्रव्यमान लैम्डा जो होता था v बराबर म्यू अपॉन लैम्डा होता था। ऐसे करके अपने सारी इक्वेशन ड्राइव करी यहाँ पे भाई, सारी इक्वेशन ड्राइव करी, फिर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है अपन ने कैलकुलेट कर ली भाई, अपन ने क्या करी, कैलकुलेट कर ली। अच्छे से ये बातें समझ में आ गई होगी भाई, सराउंडिंग इक्वेशन कैसे निकालते हैं। और ये जो वाली वैल्यू जो आई अपने पास, ये वाला जो फॉर्मूला आता है वो होता है श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। अच्छे से लिखो भाई, इसको अच्छे से लिखो, एक एक बातें लिखो ताकि समझ में आए, ठीक है ना भाई। अब अपन नेक्स्ट यहाँ पे इस वाली जो इक्वेशन है उससे आगे थोड़ा सा एक बात लिख लेना, यही श्रोडिंगर का सिद्धांत तरंग समीकरण है। यह समीकरण स्पेस के तीनों अक्षों के प्रति प्राप्त हुआ, यानी कि जो अपन को एक्स वाई और जेड एक्सिस प्राप्त हुई थी उन तीनों के लिए ही अपन को यहाँ पे इक्वेशन मिलती है। अब देखिए भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन की अपन ने यहाँ करी बात। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट बात किसकी करूँगा भाई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होते हैं, हैमिल्टोनियन इसी से रिलेटेड है भाई, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला याद रखो हो जाएगा भाई। इसी से रिलेटेड मैं बात करूँगा यहाँ पे, श्रोडिंगर इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे मैं बात करूँगा भाई आपके पास। तो देखो भाई होता क्या है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स होते क्या है कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स होते क्या है, देखो भाई जो अपने पास इक्वेशन आई है, श्रोडिंगर इक्वेशन जो आई है उसको अपन चेंज करके और कैसे लिखेंगे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के रूप में। ऑपरेटर्स होते हैं जब किसी भी फंक्शंस को अपन क्या कर दे, ऑपरेट कर दे। ऑपरेट कर देने का मतलब संक्रामक कर दे, उसको संक्रमित कर दे, ऐसा कुछ कर दे। यानी ऑपरेटर सिस्टम को जब अपन क्या करेंगे, किसी भी सिस्टम पे जब ऑपरेटर लगाएंगे तो उसको बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या इक्वेशन आई, डेल स्क्वायर साइन अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी, ये वाली इक्वेशन आई। क्या आई भाई, डेल स्क्वायर साइन, ठीक है भाई, ये मैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन आई है, उसको निम्न रूप में भी लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन के रूप में। देखो 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। अब देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे अलग अलग लिख सकता हूँ, इसको और इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, ई के और वी के रूप में। तो डेल स्क्वायर साइन तो ऐसे कि ऐसे रह जाएगा भाई, और यहाँ पे होगा क्या कि जो 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई, ठीक है भाई, ई साइन, अरे भाई साइन तो दोनों के लगा हुआ है, माइनस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर वी साइन, ठीक है भाई, ये लिख सकता हूँ मैं, इसको ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि डेल स्क्वायर जो साइन है
8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर साइन बराबर, यहाँ पे ई साइन है तो ये किसके बराबर चला जाए, इधर 0, 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर वी साइन के बराबर चला गया, इधर भेज दिया इस वाले फंक्शन को। ये फंक्शन क्या कर दिया अपन ने, उधर भेज दिया। अब देखो यहाँ पे जो 8 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर ये वाले इक्वेशन में अपने पास आ गए। इस वाली इक्वेशन को अगर मैं दे दूँ नंबर 1, इस वाले को दे दूँ नंबर 2, नंबर 1 एंड नंबर 2 दे दी मैंने। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को अपन एच किससे भाई, इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं यहाँ पे 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ सारे को, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, देखो भाई, अरे भाई इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कुछ नहीं आएगा, इसके नीचे देखो ऐसे ऐसे लिखूँगा ना भाई, डेल स्क्वायर साइन अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ऐसे लिखूँगा तो ये एच तो ऊपर चला जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ भाई, कैसे लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट इस वाले में डिवाइड करूँगा किससे, 8 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये तो पूरा कट जाएगा इससे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ई साइन बचेगा केवल, अरे भाई ई साइन बचेगा केवल। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ई साइन। अब देखो अगर इधर भी मैं इसका किससे डिवाइड करूँगा, 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर, तो ये तो पूरा कट जाएगा। कटने के बाद में बचा क्या अपने पास, वी साइन। ये इक्वेशन यही है अपने पास, अरे भाई यही आई अपने पास इक्वेशन, ये इक्वेशन ही आई। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि जब मैं इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी काउंट करूँगा, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई, जब फंक्शंस को अपन क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे, ठीक है भाई। ऑपरेट करने का मतलब है कि मैंने इसको खोल के लिख दिया और फिर जो वैल्यू के अलग अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को, वही है बात हैमिल्टोनियन की। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आया, इक्वेशन नंबर 3 आई। अब देखो ये जो इक्वेशन आई, अब मैं एक चीज़ और बोल दूँ कि जो अपने पास V जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या है भाई, इसका मान होता है, अपन ने पढ़ा था कि V बराबर K1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर या R, ये होता है भाई। ये क्या होता है, V जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका वैल्यू क्या होती है, K1 Q1 Q2 अपॉन R, क्योंकि अपन ने पढ़ा था न्यूक्लियस जो होता है भाई, ये वाला न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं, तो उनकी जो अपने एक फंडामेंटल फोर्स जो होता था वो क्या था, K1 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे V बराबर क्या है, यहाँ पे एनर्जी जब मैं बात करूँगा, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे तो वहाँ पे K Q1 Q2 अपॉन V R के बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये क्या है अपने पास, यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन आई, अब मुझे पता है कि K बराबर तो 1 होता है भाई, K बराबर तो 1 होता है, तो इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखना भाई यहाँ पे K बराबर तो 1 होगा, तो K बराबर तो मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। तो V बराबर क्या है भाई, V बराबर अगर देखूँ मैं यहाँ पे, तो V बराबर की वैल्यू क्या है, Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ पे तुम्हारे को पता है Q1 क्या था भाई और Q2 क्या था, यहाँ पे मैंने बताया था ये तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो V बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, -ZE स्क्वायर अपॉन R। ये बात आपको पता होनी चाहिए, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई, मैं लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 4। जब मैं यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 से बात करूँगा 3 और 4 की, तो यहाँ पे जब मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पुट कर दूँगा भाई, यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं, ये वाली वैल्यू पुट कर दूँगा। तो क्या आएगा अपने पास, H स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर M डेल स्क्वायर साइन प्लस E साइन बराबर ये वाली वैल्यू क्या आई मेरे पास, -ZE स्क्वायर अपॉन R साइन। यही आई ना भाई, यही आई अपने पास। तो अब देखो मैं इसको क्या लिखूं भाई, ये वाला पूरा फंक्शन अगर मैं उधर ले जाऊं तो यहाँ पे E साइन बराबर में कैसे लिख सकता हूँ, -Z स्क्वायर साइन अपॉन R
ये वाला फंक्शन उधर माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम क्या बचा और डेल स्क्वायर साइन के बराबर रख दिया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई भाई? तो ये जो होगा, अब ये जो वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक की ये होती है एच के, तो यहाँ पे ये जो होगा हैमिल्टोनियन एच, इस वाले को बोलते हैं, इस ये क्या हो गया, इस वाले को एच को बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन, तो हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर के बराबर होगी भाई, ये इसके बराबर होगी। तो ये जो इक्वेशन अपने पास आई है नंबर 5, इस इक्वेशन को बोलते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन। ऑपरेटर सिस्टम की टोटल एनर्जी को जब सुनिश्चित करने के लिए अपने श्रोडिंगर इक्वेशन 6 जो थी उसका दूसरा रूप जो लिखा उसमें क्या करा अपन को, अपन ने ऑपरेटर इक्वेशन कहते हैं। और इस इक्वेशन में हाइड्रोजन एक ऑपरेटर है, इक्वेशन में होने जो ये एच है ये क्या है, ऑपरेटर है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों तरफ जब फंक्शन साइन आइगेन फंक्शन कहलाता है, ये जो साइन होता है यहाँ पे आइगेन फंक्शन कहलाता है, जबकि साइन का गुणज ई आइगेन वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पे ये बातें लिख लो कि यह ऑपरेटर सिस्टम की टोटल एनर्जी को एक सुनिश्चित रूप से प्रदर्शित किया करता है। हैमिल्टोनियन की बात कर रहा हूँ। इक्वेशन 6 श्रोडिंगर इक्वेशन का दूसरा रूप है। इक्वेशन 6 क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन का दूसरा ही रूप है भाई। इस इक्वेशन को हैमिल्टोनियन इक्वेशन भी बोलते हैं भाई। और इसके साथ साथ इस इक्वेशन में जो एच है एक ऑपरेटर है, और इक्वेशन एच क्या है, ऑपरेटर है। इक्वेशन में दोनों तरफ उपस्थित साइन फंक्शन आइगेन फंक्शन कहलाता है, जबकि साइन का गुणज ई आइगेन वैल्यू कहलाता है। इतनी बात लिख लीजिएगा भाई आप, इतनी बात आप लिख लीजिएगा। फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे पोस्टुलेट की, कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसकी 5 पोस्टुलेट की भाई, तो क्या क्या होती है भाई वो डिस्कस करेंगे भाई, यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे भाई। देखना भाई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर समझ लिया होगा भाई। ये अपने पास क्या थी, ये अपने पास क्या थी भाई, यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन। और श्रोडिंगर इक्वेशन में जब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको इसके साथ, इसको इसके साथ रख दिया मैंने, अलग अलग लिख दिया। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होगा क्या भाई, यहाँ पे होगा ये कि इस वाले फंक्शन को इसके साथ, इस वाले इसको इसके साथ, फिर ये जो इक्वेशन आएगी उसको मैं किससे डिवाइड करूँगा भाई, दोनों तरफ डिवाइड में 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। अब ये जो इक्वेशन आई अपने पास, ये जो इक्वेशन आई अपने पास वो क्या आई भाई, ये जो इक्वेशन आई अपने पास, अब इसको ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक है भाई। इसको ये तो बचा वी साइन, तो ये अपने को पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वी की पोटेंशियल एनर्जी K1 Q1 Q2 अपॉन आर के बराबर होती है। और इस पे जो अपन को पता है ये चार्ज है, तो ये चार्ज को मैं ऐसे लिख दूंगा भाई। फिर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, इसको उधर लेके जाऊँगा, ये क्या हो गया h के बराबर है, ये वैल्यू क्या होती है h के बराबर होती है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन के पोस्टुलेट की। देखिए भाई श्रोडिंगर इक्वेशन की पोस्टुलेट क्या क्या है। श्रोडिंगर इक्वेशन की क्वांटम मैकेनिक्स की जो पोस्टुलेट है वो क्या है, पोस्टुलेट अभिग्रहित। फर्स्ट पोस्टुलेट की यहाँ पे मैं बात करता हूँ। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होती है कि अपन जो फंक्शन लेते हैं वेव फंक्शन, तो यहाँ पे होता क्या है, जो अपन ने एक्सिस ली थी यहाँ पे डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड, वो क्या होती है 1 के बराबर होती है। मतलब कि कोई भी वेव फंक्शन होता है, साइन क्या होता है वेव फंक्शन। तो जब मैं किसी भी वेव फंक्शन के साथ इन एक्सिस यानी तीनों त्रिभुजों को जब मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 1 ही आएगा। और यहाँ अगर साइन स्क्वायर अगर 1 के साथ इसको
डिफ्रेंशिएशन करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, तब भी क्या आएगा, एक ही आएगा। ये बात बस पोस्टुलेट बताती है। क्या बताती है कि साइन जो होता है वेव फंक्शन होता है, तो वेव फंक्शन का मान सदैव एकल परिमित सतत एवं संपूर्ण आयतन के लिए तरंग फलन के वर्ग को समाकलित करने पर परिणाम सदैव क्या होता है, एक आता है। मतलब क्या बोला मैंने, तरंग फलन जो अपन क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सिस होती है या जो भी होती है ऑपरेटर्स है, अपने पास कोई भी ऑपरेटर्स है, उस पे साइन क्या है, वेव फंक्शन। तो जब मैं किसी ऑपरेटर का वेव फंक्शन लगाऊंगा, वेव फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन करूंगा उसका, तो वहाँ पे होगा क्या कि चाहे एकल हो चाहे त्रिविम हो, ठीक है भाई, एकल प्रीत हो या सतत हो, तो वहाँ पे होगा क्या, इन दोनों की वैल्यू जो आएगी वो एक ही आएगी। अगर इंटीग्रेशन करूँगा मैं तो इनकी वैल्यू क्या आएगी भाई, एक ही आएगी, सदैव एक ही आती है। सेकेंड पोस्टुलेट की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो सेकेंड पोस्टुलेट अपन को क्या बताती है भाई, सेकेंड पोस्टुलेट ये बताती है कि क्वांटम यांत्रिकी में मापन योग्य प्रत्येक राशि का कोई ऑपरेटर अवश्य होता है। इस ऑपरेटर को संगत ऑपरेटर कहते हैं। मतलब कि जो भी कोई भी प्रत्येक राशि है, प्रत्येक कुछ भी राशि या ऑपरेटर हैं, उस ऑपरेटर पे अगर मैं मतलब कोई भी ऑपरेटर हो, कोई भी राशि हो, उसका कोई कुछ ना कुछ तो ऑपरेटर होता ही है भाई, कुछ ना कुछ ऑपरेटर तो वहाँ पे होगा ही होगा, यानी कि फंक्शंस के साथ ऑपरेटर लगा होगा ही होगा। इसके अलावा जैसे ऊर्जा का संगत ऑपरेटर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, यानी ये वाला अगर मैं बात करूँ, ये साइन है तो यहाँ पे एच साइन, ये क्या है यहाँ पे हैमिल्टोनियन। ऊर्जा के लिए क्या होता है भाई, ऊर्जा के लिए अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे एनर्जी का हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होगा, उसका कुछ ना कुछ ऑपरेटर तो होगा ही, तो इस बात को बताती है। थर्ड पोस्टुलेट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सेकंड पोस्टुलेट में थ्योरेटिकल है कि क्वांटम यांत्रिकी में मापन योग्य प्रत्येक राशि का कोई ऑपरेटर अवश्य होता है। इस ऑपरेटर को संगत ऑपरेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऊर्जा का संगत ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर H होता है। यहाँ पे थर्ड पोस्टुलेट की अगर मैं बात करूँगा तो थर्ड पोस्टुलेट क्या होती है भाई, थर्ड पोस्टुलेट से मतलब यह होता है, या थर्ड पोस्टुलेट यह होती है, क्या होती है थर्ड पोस्टुलेट, किसी सिस्टम की भौतिक राशियाँ, किसी सिस्टम की क्या हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल वैल्यू, और जैसे कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, क्या था भाई अपने पास, कोणीय संवेग फिजिकल राशि से मतलब है, कोणीय संवेग, और क्या बोला मैंने, रेखीय संवेग, ये जो चीज फिजिकल इसके क्या होते हैं, राशि होते हैं, उनको क्या है कि जो यहाँ पे अपने पास पॉसिबल वैल्यू आती है, कुछ भी इनकी पॉसिबल वैल्यू जो आती है वो ऑपरेटर इक्वेशन में आइगन वैल्यू के बराबर आती है। यानी अल्फा साइन है तो इधर लैम्डा साइन, यानी फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कोणीय संवेग की कुछ भी वैल्यू है तो वहाँ पे पॉसिबल जो वैल्यू है उसके बराबर क्या आएगी, क्या ऑपरेटर में आइगन वैल्यू के समान ही आएगी। यानी जो आइगन वैल्यू की वैल्यू होगी वो पॉसिबल ऑपरेटर की वैल्यू यहाँ पे होगी। तो किसी सिस्टम की भौतिक राशियाँ जैसे कोणीय संवेग, रेखीय संवेग के पॉसिबल मान ऑपरेटर इक्वेशन में आइगन वैल्यू के समान होते हैं, जैसे निम्न ऑपरेटर इक्वेशन अल्फा साइन बराबर लैम्डा साइन, यानी कि कुछ ना कुछ कोणीय संवेग यानी फिजिकल राशि जो आएगी वो साइन वेव फंक्शन जो होगा उस ऑपरेटर के क्या होगा, बराबर होगा, जो मान आएगा उसके क्या होगा, बराबर होगा भाई, आइगन वैल्यू के समान होता है। अब देखो यहाँ पे थर्ड तीन क्या बातें करी अपन ने, पहली बात करी यहाँ पे कि किसी भी ऑपरेटर का मैं त्रिविम या सतत रूप से एकलप्रीत और त्रिविम में दोनों में जब किसी भी फंक्शन के साथ इंटीग्रेशन करता हूँ तो वहाँ पे वैल्यू एक आती है। इसके अलावा सेकंड बात की कि जो क्वांटम यांत्रिकी में मापन जो अपन ने देखा, प्रत्येक राशि का कोई ऑपरेटर अवश्य होता है। इस ऑपरेटर को सतत ऑपरेटर, जैसे एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है भाई, एनर्जी का ऑपरेटर मैंने आपको बताया कि एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है
वो क्या होगा, एनर्जी का ऑपरेटर किसके बराबर था भाई, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, यानी कुछ ना कुछ तो उसके साथ होगा ही होगा। दो बातें ये। थर्ड बात है, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, कुछ भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी या राशि होगी, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, तो उनका जो ऑपरेटर होगा, ऑपरेटर जो होगा यानी अल्फा साइन बराबर लैम्डा साइन, मतलब वेव इक्वेशन जो है यहाँ पे, वेव साइन जो है आइगेन वैल्यूज के बराबर, ऑपरेटर इक्वेशन में क्या होगा, ये वाली और ये वाली वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी भाई। श्रोडिंगर इक्वेशन में ये तीन बातें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मैंने बोला, थर्ड पॉइंट क्या बोला भाई, अल्फा साइन बराबर लैम्डा साइन, कि कुछ ना कुछ आइगेन जो वैल्यू है, वो फंक्शन है, वो होगा ही होगा। तो यहाँ पे लैम्डा तो क्या होता है भाई, संगत ऑपरेटर है, संगत ऑपरेटर। इसके अलावा आइगेन जो साइन है वो क्या होता है, आइगेन फंक्शन होता है। आइगेन फंक्शन एवं भौतिक राशियों के संभावित मान आइगेन वैल्यू अल्फा के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये बात लिख लीजिएगा भाई यहाँ पे, कि साइन जो होता है वो भौतिक राशियों के संभावित मान आइगेन वैल्यू अल्फा के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। दो बातें पता हो गई भाई आपको। अब मैं यहाँ पे नंबर 4 की बात करूंगा भाई। नंबर 4 क्या होता है, देखो नंबर 4 की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नंबर 4 ही होता है, तो यह होता है कि जो किसी भी वेक्टर का, अगर मैं इसका क्या कर दूं, देखो भाई यहाँ पे फर्स्ट पोस्टुलेट 4 तो क्या बताती है कि जब किसी भी मैं आइगेन फंक्शन का साइन का मान यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, तो माध्यमान जो होता है भाई, और औसत मान अपन क्या करेंगे, निम्न कोई फॉर्मूला उसके द्वारा ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पे अगर माध्यमान और इसकी अगर मैं बात करता हूँ, एक ये क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। तो इस वाले को क्या बोलते हैं, माध्यमान, ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एवरेज वैल्यू बोल देंगे। तो ये इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो निम्न फॉर्मूला होगा उसका, साइन 1 अल्फा के साइन 2 dz अपॉन समाकलन साइन स्क्वायर dz। इस फॉर्मूले से इसको अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इसको मैं अगर एनर्जी के रूप में, एक तरीके से आइगन के रूप में भी लिख सकता हूँ, आइगन वैल्यू के रूप में। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन साइन h के डेल टी अपॉन साइन स्क्वायर इंटू डेल टो, ऐसी इक्वेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। चार पोस्टुलेट की बात करी मैंने यहाँ पे। फोर्थ पोस्टुलेट क्या होती है भाई, किसी सिस्टम के लिए आइगेन फंक्शन का मान जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वहाँ पे माध्यमान, किसी भौतिक राशि के लिए माध्यमान, कोई भौतिक राशि ए लिए अपन ने, उसके लिए माध्यमान, एवरेज वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूंगा भाई, तो कुछ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं भाई। ये चार बातें मैंने आपको बता दी है भाई। अब फोर्थ की यहाँ पे देखो, फोर्थ क्या होगा। फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ, क्या होगा कि किसी भौतिक राशि को जब अपन हर्मिशियन ऑपरेटर के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो हर्मिशियन ऑपरेटर अल्फा एच केप, ठीक है भाई, अल्फा एच केप, तो उसको निम्न रूप से करेंगे। किसी भौतिक राशि को जब अपन ऑपरेटर्स के रूप में क्या करेंगे, किसी भौतिक रूप में जब मापन योग्य राशि को हर्मिशियन ऑपरेटर के रूप में जब प्रदर्शित करेंगे, क्या जाता है, तो हर्मिशियन ऑपरेटर अल्फा एच केप को निम्न रूप इक्वेशन दर्शाई जाएगी, साइन आई अल्फा एच केप साइन जे डेल जेड बराबर साइन जे अल्फा एच केप
साइन आई डेल जेड। इस वाले एस कुछ हर्मिशियन ऑपरेटर जो है उसको अगर अल्फा, ये क्या है यहाँ पे हर्मिशियन ऑपरेटर, तो इसको जब इस फंक्शंस के रूप में लिखेंगे तो कैसे, इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं भाई। क्या बोला मैंने, जब किसी भी फंक्शन के रूप में क्या करेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर को फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपन लिख देंगे भाई। और यहाँ पे क्या होगा, साइन आई और साइन जो जे है, साइन आई और साइन जे जो है वो क्या है भाई, दो विभिन्न परिस्थितियों में तरंग फलन के मान, दो विभिन्न परिस्थितियों में तरंग फलन की वैल्यूज होती है। ठीक है भाई, कोई भी ऑपरेटर जो उपरोक्त शर्त का पालन करेगा हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाएगा। इस वाली जो शर्त का पालन करेगा वो क्या होगा भाई, हर्मिशियन ऑपरेटर होता है, वो हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। तो मैंने क्या बताया, ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ पे साइन आई और साइन जे, यहाँ पे साइन आई और साइन जे तो क्या होंगे, फंक्शन होंगे। साइन आई और साइन जे यहाँ होंगे, यहाँ पे कोई भी दो विभिन्न परिस्थितियों में तरंग फलन के मान होंगे। कोई भी ऑपरेटर जो उपरोक्त शर्त का पालन करेगा, इस वाले ये इसके बराबर आ गया, यानी इधर एक आया तो इधर एक आता है, तो इस कंडीशन में वो क्या होगा, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा भाई, हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। यानी कि भाई जब मैं क्या करूं, अब यहाँ पे देखो हर्मिशियन ऑपरेटर कैसे होगा वो देखो, अगर मैं x का, अपन को पता है डिफरेंशिएशन करते हैं x के साथ, डेल x अपॉन डेल x का x के साथ, तो ये वैल्यू भी x आएगी और ये वाली भी वैल्यू, तो एक एक दोनों तरफ क्या आ जाता है, एक एक आ जाता है। उस कंडीशन को बोलेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर भाई। अरे भाई सुना होगा तुमने डिफरेंशिएशन कहाँ से, x की पावर, जब मैं 2 का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो अपन को पता है क्या आता है, 2x 2 माइनस 1, यही होता है डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ ऐसे आता है, तो 2x 1 आ जाता है। तो जब मैं फॉर एग्जांपल अगर इधर डेल x स्क्वायर और डेल x बराबर डेल x स्क्वायर अपॉन डेल x आ जाता है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे 2x1 बराबर 2x1, तो ये बराबर आ जाए वैल्यू, तो उसको बोलते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर भाई। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर बोलते। 4 बातें मैंने आपसे यहाँ कर ली। अब नंबर लास्ट जो इसकी पोस्टुलेट है वो क्या होती है भाई, देखिए लास्ट पोस्टुलेट की अगर मैं बात करूँगा, किसी भी वेव साइन एवं निर्देशांकों, यानी कि किसी भी वेव 6 की अगर मैं बात करूँगा, साइन किसी भी वेव साइन और निर्देशांक जो अपन को मिले हैं x y z और t मान, तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन के रूप में दी जा सकती है। कैसे, h/2 पाई i h/2 पाई इंटू डेल साइन अपॉन डेल t, डेल साइन बराबर होते हैं यहाँ पे h साइन के, e साइन बराबर होता है h साइन, और e यहाँ पे जो होता है वो होता है भाई i h/2 पाई डेल साइन अपॉन डेल t, ये वाली वैल्यू है। तो ई साइन बराबर होता है एच साइन के होता है। ये थी नंबर 6 पोस्टुलेट। क्या थी भाई, यदि किसी वेव फंक्शन साइन समय एवं निर्देशांकों का फंक्शन हो, अर्थात साइन x y z और को श्रोडिंगर इक्वेशन समीकरण निम्न रूप से भी दी जा सकती है भाई, निम्न रूप से भी दी जा सकती है। तो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आज आपको क्या बताई, श्रोडिंगर इक्वेशन बताई। और श्रोडिंगर इक्वेशन होती क्या है भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अपने पास है डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन आई, अपने पास ये जो होती है इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। फिर मैंने यहाँ पे क्या बात की, हर्मिशियन ऑपरेटर एच ई साइन बराबर है एच साइन, और इसके अलावा अपन ने 2 और वो देखी थी, इक्वेशंस देखी थी। तो ये 3-4 बातें मैंने आपको आज बताई है श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में। साथ ही अगर मैं इसके हर्मिशियन ऑपरेटर की पोस्टुलेट की बात करूंगा श्रोडिंगर इक्वेशन की, तो 5-6 बातें थी भाई। क्या होती थी, पहली बात तो क्या बताई मैंने, पहली बात ये बताई कि जो होता है एकल सतत या संपूर्ण आयतन के लिए जब तरंग फलन की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो इंटीग्रेशन करने पे बराबर में क्या हो, 1 आए।
फिर मैंने वहाँ पे बताया कि कोई भी ऊर्जा का संगत ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर H होता है, E बराबर H साइन बराबर E साइन। फिर मैंने बताया किसी भी भौतिक राशि जैसे कोणीय संवेग, एकीय संवेग, तो अल्फा साइन बराबर क्या था वहाँ पे H साइन के आया था। अल्फा संगत ऑपरेटर था वहाँ पे, ठीक है ना भाई, संगत ऑपरेटर था। फिर फोर्थ बात मैंने क्या बताई, किसी सिस्टम के लिए आइगन फंक्शन का मान साइन भौतिक राशि एक के रूप में माध्यमान और औसत मान की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे भाई अपन, तो वो क्या निम्न फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है भाई। फिर 5 नंबर की बात है कि इधर एक आए तो इधर भी एक, यानी कि हर्मिशियन ऑपरेटर का फॉलो होना चाहिए भाई, तभी वो हर्मिशियन ऑपरेटर होगा भाई। फिर 6 बात मैंने ये बताई, साइन वेव फंक्शन साइन समय और निर्देशांक फंक्शन हो तो अर्थात एक्स वाई जेड के यहाँ लिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ई साइन बराबर एच साइन करेंगे अपन, ठीक है भाई। तो ये 5-6 बातें मैंने आपको बता दी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है भाई। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे 1D बॉक्स हाइड्रोजन एटम के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू भाई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या चल रहा था भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन चल रहा था। श्रोडिंगर इक्वेशन खत्म कर दिया था अपने, पोस्टुलेट देख ली थी उसकी। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स, मतलब कि 1D बॉक्स की मैं बात करूंगा। एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण, यानी कि एक विमीय बॉक्स में उपस्थित कण की मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं कि अपन ने 2-3 फॉर्मूले वगैरह पढ़े थे भाई। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी भाई, अपन को पता है श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी कि डेल स्क्वायर साइन बराबर क्या था, डेल स्क्वायर साइन। श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। ये वाली जो इक्वेशन थी अपने पास क्या थी भाई, श्रोडिंगर इक्वेशन थी। साथ ही साथ एक बात हो रही थी अपने पास, ई साइन बराबर एच साइन, ये भी थी। ये क्या था, मैंने यहाँ पे हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में बताया था भाई। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या रहता है, उसके अलावा उसमें 1-2 इक्वेशन और आई थी। सेंसोडियल इक्वेशन आई थी भाई, लाप्लांशियन इक्वेशन आई थी, ठीक है ना भाई। ये 2 बातें और आई थी। सेंसोडियल इक्वेशन क्या थी कि डेल स्क्वायर साइन प्लस 4 पाई स्क्वायर साइन अपॉन लैम्डा का स्क्वायर। इसके साथ ही डेल स्क्वायर साइन डेल जो ये था, डेल स्क्वायर बराबर क्या था भाई, डेल अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, डेल अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, डेल अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। ये वाली जो इक्वेशन थी वो क्या थी, लाप्लांशियन इक्वेशन आई थी अपने पास। फिर अपन ने वहाँ पे पोस्टुलेट के बारे में भी बात की थी भाई। पोस्टुलेट क्या था, पोस्टुलेट का मीनिंग क्या था पोस्टुलेट का, वो देखा अपन ने, ठीक है ना भाई। पोस्टुलेट के बारे में भी अपन ने देख लिया था कि क्या क्या होती है इसकी पोस्टुलेट वगैरह क्या क्या होती है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ बात करूँगा 1D बॉक्स की, यानी कि 1D बॉक्स का मतलब क्या है, इसको 1D बॉक्स भी बोलते हैं भाई। 1D बॉक्स, 1 डायमेंशनल बॉक्स, ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। और यहाँ से क्वेश्चन श्रोडिंगर इक्वेशन भाई पूछी जाती है, एक बार जरूर पूछी जाएगी यहाँ पे भाई। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कोई बॉक्स है अपने पास, क्या है भाई, कोई बॉक्स है। 1D बॉक्स का मतलब क्या है कि ये कोई पार्टिकल्स है, ये बात है भाई, कोई कण है यहाँ पे प्रेजेंट है। 1D बॉक्स, ये 1D बॉक्स इन 1 डायमेंशनल बॉक्स की बात करूँ मैं, तो जब किसी m मास वाला, माना कि m द्रव्यमान वाला यहाँ पे अपने पार्टिकल जो है, m द्रव्यमान वाला पार्टिकल एक बॉक्स के भीतर रख दिया अपन ने, ठीक है भाई। बॉक्स के अंदर क्या करा, रख दिया। जो बॉक्स क्या है, 1 डायमेंशनल है। तो यहाँ पे ये जो क्या करेगा बॉक्स में, यह कण जो क्या करेगा, इसकी दिशा जो है एक्स एक्सिस पे है। ऐसे मान लो एक ही डायमेंशन में है, जैसे ऊपर नीचे वगैरह, ये एक्स एक्सिस में ही प्रेजेंट है।
यानी कि अगर मैं डेफिनेशन बोलूं कि m द्रव्यमान वाला एक कण बॉक्स के भीतर उपस्थित है, जो क्या है, यह कण बॉक्स में केवल x दिशा में ही गमन करता है, यानी कि इस दिशा में ही गमन करेगा, एक एक्सिस की दिशा में ही यहाँ पे क्या करेगा, ये मोशन करेगा। तो अब मैं अगर इस बॉक्स को क्या बोलते हैं, एक विमीय बॉक्स, और यहाँ से बॉक्स की जो कुल लंबाई है x बराबर 0 से लेकर x बराबर a तक मानी है अपन ने। क्या मानिए भाई, बॉक्स की जो लंबाई है वो a बराबर 0 से लेकर a बराबर 1 तक a तक मान ली है, और इसमें अपन जो ये पार्टिकल है, ये कण दोनों बिंदुओं के बीच गतिशील हो सकता है, यानी कि इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है। और अब ये बीच में पड़ा है तो इसकी जो गतिज स्थितिज ऊर्जा है वो क्या है, 0 है भाई, V बराबर क्या है, 0 है। और जब ये पार्टिकल क्या करे, देखना भाई, जब ये पार्टिकल गति करे, मोशन करे, यहाँ पे गति करे, वन डायमेंशनल बॉक्स है ये, जब ये गति करे तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पे जब स्थितिज ऊर्जा ये अपनी दीवार से टकराएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इधर टकराएगा तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ करके इनफाइनाइट, अनंत तक चली जाएगी भाई, अनंत तक हो सकती है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस बॉक्स की कुल लंबाई यहाँ पे क्या है, x बराबर 0 से लेकर x बराबर 1 के मध्य है, अतः कण इन दोनों बिंदुओं के बीच गतिशील हो सकता है। इस स्थिति के बाहर इस कण का कोई अस्तित्व नहीं होगा भाई, इस वाली कंडीशन के बाहर अगर ये जाएगा तो इस कण का क्या होगा, कोई अस्तित्व नहीं होगा भाई, कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब अपन क्या बोल सकते हैं कि भाई कण जब बॉक्स के अंदर रहता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा अपन ने देखी V बराबर क्या थी, 0। लेकिन जब कण गतिशील होता है या जैसे ही कण पात्र की दीवार से टकराता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ करके क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है भाई, अनंत तक चली जाएगी। तो अपन क्या बोलेंगे, अतः कण उछलकर वापस बॉक्स के अंदर भीतर आ जाएगा, यहाँ से उछलेगा फिर वापस वो भीतर आ जाएगा, क्योंकि इसके बाहर तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये एक जनरल बेसिक आइडिया दिया है मैंने आपको। तो अपन अब क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या है भाई, क्या है भाई, डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच अपॉन ई माइनस वी बराबर 0, ये होती है भाई श्रोडिंगर इक्वेशन, यही होती है। इसको मैंने दे दिया नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में डेल स्क्वायर दे रखा है भाई अपन को, डेल स्क्वायर का मान रखने पर, डेल स्क्वायर का मान रखने पर, तो भाई साहब उनको पता है डेल स्क्वायर बराबर क्या होता था, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड का स्क्वायर, और साथ में क्या है भाई, साथ में यहाँ पे साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी साइन बराबर 0। समीकरण नंबर में इसको क्या दे दूँ भाई, कुछ नहीं देंगे इसको समीकरण नंबर अपन। अब क्या लिख सकते हैं, ये भाई ये स्क्वायर होगा इसके ऊपर, भाई ये मान मैंने यहाँ पे रख दिया। अब देखना आगे समझना भाई बात को, क्या बोलना चाहूँगा मैं कि अब देखो यहाँ पे अपन ने मॉलिक्यूल क्या लिया है भाई, मॉलिक्यूल क्या लिया है, 1D बॉक्स, वो 1D बॉक्स में लिया है अपने पार्टिकल। तो और वो मैंने क्या बोला कि जो ये कण होता है वो अपने एक्स एक्सिस में ही गति करेगा, गमन करेगा, ऐसा नहीं भाई वाई में भी कर रहा है जेड में भी कर रहा है, तभी तो उसको 1D बॉक्स बोल रहे हैं अपन। पार्टिकल्स के अंदर एक कण है वो अपनी एक ही दिशा में गतिशील होगा। तो यहाँ पे ये वाला ही लूंगा एक्स एक्सिस, ये तो लूंगा ही नहीं मैं, ठीक है भाई। तो इसमें अगर मैं ये बात करूँ तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाला ही लेंगे अपन, ये दो छोड़ देंगे। तो देखना भाई मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे
यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ गति केवल एक्स एक्सिस की दिशा में ही हो रही है। क्या बोलूँगा मैं, यहाँ 1D बॉक्स में गति जो हो रही है, गति एक्स एक्सिस में ही हो रही है, एक्स एक्सिस में ही दिशा में ही हो रही है, दिशा में ही हो रही है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे y एक्सिस और z एक्सिस को मैं क्या कर दूंगा, y एंड z एक्सिस निर्देशांक क्या करूंगा भाई, छोड़ देंगे हम। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में क्या लिखूंगा भाई, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी साइन बराबर 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ऐसे मैं इस वाले को ही लूँगा, इन दोनों को मैं क्या करूँगा भाई, छोड़ दूँगा। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, देखिए भाई, इस वाले को मैं इसके साथ लिख दूँ भाई, और इस वाले को v के साथ अलग अलग लिख दूँ। वैसे ही पहले भी क्या है बने, तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना भाई, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर साइन प्लस क्या लिखूंगा भाई, 8 पाई स्क्वायर एम एच ई साइन माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच वी साइन। ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बराबर 0। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? इसको मैंने दे दी इक्वेशन नंबर 1 दे दी थी भाई, इसको मैंने दे दिया 2, इसको मैंने दे दिया 3, इक्वेशन नंबर 3 दे दी। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अब इसको अगर स्थितिज ऊर्जा अपन को पता है, जब यहाँ पे क्या है पार्टिकल की 0, तो अगर मैं ये वाला वैल्यू 0 कर दूँ, v बराबर क्या कर दूँ 0 कर दूँ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा भाई। अब भाई क्या करूँगा, 1D बॉक्स के लिए जब मॉलिक्यूल कण जो अंदर स्थितिज ऊर्जा यानी बॉक्स की स्थितिज ऊर्जा, कण की स्थितिज ऊर्जा की बात करूं मैं, ठीक है भाई, तो v बराबर 0 कर लूं, तो यहाँ पे बचेगा क्या, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई साइन बराबर क्या है 0, बराबर क्या है भाई 0। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई भाई? ये वाली वैल्यू क्या हो गई, पूरी 0 हो गई। अरे भाई ये वाली तो पूरी 0 हो गई, v बराबर 0 करते ही ये वैल्यू v 0 करूँगा 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दिया मैंने 4, इक्वेशन क्या दे दी भाई 4। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा भाई, देखना भाई, जो अपने पास इक्वेशन आई, अपन को पता है एक बात की, k बराबर जो होता है 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई। ये बात याद रखना भाई, ये वाली बात याद रखना। ये क्या होता है, k स्क्वायर के बराबर होता है, ये पूरी वैल्यू जो होती है इसके बराबर होती है, और k यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे अतः मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, क्या लिख सकता हूँ भाई, इस वाली वैल्यू को, इस वाली ये क्या हो गया, पूरा क्या हो गया, तो ये लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साइन प्लस के स्क्वायर साइन बराबर 0। ये वाला लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता भाई? ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई अपने पास। इक्वेशन नंबर क्या है भाई 5। ये इक्वेशन अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 5 आई। इस इक्वेशन को द्वितीय कोटि की समीकरण है। ये जो इक्वेशन है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर समीकरण, सेकंड ऑर्डर यानी सेकंड कोटि की समीकरण है। इस तरह समीकरण को नियम अनुसार लिख सकते हैं अपन। इस जो ये सेकंड ऑर्डर की है, और इसको हल करके कैसे लिखते हैं भाई, ये क्या होती है भाई, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन वो है इक्वेशन होती है। इस वजह से इसको जब अपन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भाई, इक्वेशन नंबर 5 को अगर मैं बात करूं यहाँ पे सोल्व करके लिखते हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई,
डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये है 1D बॉक्स के लिए इक्वेशन आई है अपने पास। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ भाई 1D बॉक्स के लिए, अगर देखो तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 5 को सोल्व करके कैसे लिखूंगा भाई, इक्वेशन 5 को, ये क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन वो होती है इक्वेशन है, इस वजह से इसको अपन डायरेक्ट सोल्व करके लिखेंगे इक्वेशन 5 को। साइन एक्स बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, ये लिख दूंगा, इसको दे देंगे अपन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 में दे दूंगा। तो जब x का मान यहाँ पे मैं क्या कर दूँ शून्य, यानी x इस कंडीशन में क्या कर दूँ शून्य कर दूँ, x बराबर क्या लिख दूँ, x बराबर जब मैं यहाँ पे क्या कर दूँ 0 इस वाली कंडीशन में, तो कोई संभावना नहीं होगी यहाँ पे, यानी x बराबर 0 हो तो साइन बराबर है अपन को पता है भाई 0 लूँगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 ऑल 0, तो यहाँ पे क्या होगी कोई कंडीशन भी नहीं होगी। ठीक है भाई, कैसे देखना भाई, अगर मैं ये वैल्यू कैसे लिख दूँ भाई, साइन बराबर 0, इक्वेशन 6 में 0 वैल्यू करूँगा, ए साइन के 0 प्लस बी कोस के 0, तो जब मैं ये 0 वैल्यू करूँगा तो यहाँ पर पता है अपन को पास 0 बराबर 0 प्लस बी इंटू 0 बी इंटू 1, क्यों भाई b इंटू 1 कैसे देखो, अब तो b बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, ये होगा भाई b बराबर क्या होगा 0, इक्वेशन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे 1 कैसे आया, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, जबकि साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का तो 0 होता है, लेकिन कोस की अगर वैल्यू की मैं बात करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, इक्वेशन नंबर 7 अपन को मिल गई। तो अब मैं और क्या लिख सकता हूँ भाई इसको, ये बातें याद रखना भाई, 1D बॉक्स एग्जाम में पूछेगा भाई 100%, 1D बॉक्स को एग्जाम में पूछेगा भाई। देखना भाई नेक्स्ट, अगर यहाँ पे इक्वेशन 6 में जब मैं ये वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो यहाँ पे b बराबर क्या है 0 आया, तो b का मान अगर इक्वेशन 6 में रख दूँ मैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दूँ, ठीक है भाई, b का मान इक्वेशन 6 में पुट कर दूँ तो क्या होगा, देखना यहाँ पे क्या है, साइन x बराबर a साइन के x प्लस 0 कोस के x, यही होगा भाई। मैंने b की वैल्यू पुट कर दी और b की वैल्यू अपन को पता है 0 आई, तो ये वाली वैल्यू टर्म्स तो क्या हो गई 0 हो गई, तो यहाँ पे क्या आया साइन x बराबर a साइन के x, यही आएगा भाई, यही आएगा। इस वाली इक्वेशन को मैंने बोल दिया नंबर 8, ठीक है भाई, ये वाली इक्वेशन क्या गई 8। तो यहाँ पे अगर मैं जब x बराबर a हो, ठीक है भाई, x बराबर a कर दूँ और साइन x बराबर क्या कर दूँ 0 कर दूँ, तो देखना क्या होगा भाई, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं x बराबर तो a रखूँ, तो यहाँ पे साइन x तो मैंने क्या करा 0 बराबर a साइन के a, यही आया भाई, यही आया, ये आएगा। इस समीकरण को या तो a का मान 0 होना चाहिए अर्थात साइन के a 0 होना चाहिए, यदि a बराबर 0 माना जाए तो इक्वेशन 8 से साइन x बराबर 0 होगा, बॉक्स के भीतर भी कण के तरंग फलन का मान 0 होगा, जो कि असंभव है, अतः निश्चित ही साइन के a बराबर 0 होगा, के a बराबर 0 होगा, अतः के ए का मान पाई एम इसके सरल गुणज के बराबर होना चाहिए, सरल गुणज के बराबर होना चाहिए भाई। क्योंकि इसी स्थिति में के ए बराबर 0 होगा, हो सकता है के बराबर एन ए, ये बात आपको लिखनी है भाई। मैंने ये क्या करी, इक्वेशन ड्राइव करी, ये जो मान है साइन के ए निश्चित 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन पॉसिबल नहीं होती भाई।
तो यहाँ पे के ए का मान पाई और उसके सरल गुण उसके बराबर होना चाहिए। इस स्थिति में साइन के एक्स 0 हो सकता है। तो जब मैं अतः क्या कर दूँ यहाँ पे, ये सारी बातें लिखने के बाद जो साइन क्या है के एक्स है वो क्या हो एन ए के बराबर, एन पाई के बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे के ए आया अपने पास, अतः के ए बराबर क्या कर दूँ एन पाई के, और एन बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अपन को पता है मैं इसको कैसे लिखता हूँ, के बराबर एन पाई अपॉन ए, ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई। और जब मैं इसका स्क्वायर कर दूँ ये इक्वेशन 9 आई। अब देखना भाई, जब मैं 9 का स्क्वायर करूँगा तो के स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और ए स्क्वायर के आ जाएगी। ये क्या होगी इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10 होगी। अब 9 और 8 से देखो यहाँ पे इक्वेशन अपने पास क्या बनती है, के की जब मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या आई, और अपने पास 8 इक्वेशन 8 पुट दिस वैल्यू, इक्वेशन 9 8 एंड 10 से क्या होगा, के की वैल्यू पुट करूँ साइन एक्स बराबर ए साइन के का क्या वैल्यू है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और एक्स, यही आएगा भाई, यही आएगा अपने पास। इसको मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 11, इक्वेशन नंबर 11 दे दी। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि के स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई के होता है, क्योंकि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन देखी थी भाई, इक्वेशन नंबर 5 देखी थी कि अपन ने एक इक्वेशन बनाई थी ये वाली बनाई थी भाई। और यहाँ पे के स्क्वायर बराबर मैंने क्या लिखा था 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई साइन के था भाई, यही था ई के, तो यही था। इसको मैंने के स्क्वायर बोला था भाई, इसको मैंने के स्क्वायर बोला था। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, के स्क्वायर का मान जो है इक्वेशन 10 के बराबर रख दूँगा। क्या कर दूँगा, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है इसके और इसके बराबर रखूँगा। देखना कैसे भाई, इक्वेशन के स्क्वायर का मान जो है इसके बराबर रख दूँगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर रख दूँगा भाई। देखना भाई यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, यहाँ पे सिर्फ अपन को क्या लिखना है के की वैल्यू, तो एन पाई अपॉन ए, ये लिखना है भाई अपन को। तो इक्वेशन नंबर 11 आई। अब अपन को पता है कि इक्वेशन 5 क्या है, के स्क्वायर बराबर 8 पाई स्क्वायर एम ई एच स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे इन दोनों को बराबर रख देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन के स्क्वायर का जो मान है, के स्क्वायर का मान इक्वेशन जो इक्वेशन 10 आई है उसके बराबर रख देंगे। इक्वेशन 10 के 10 कंपेयर करेंगे, ठीक है भाई। कैसे देखना, अपन को पता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और ए स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू ये किसके बराबर होता है 8 पाई, यानी के स्क्वायर की तो है भाई 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर, यही आएगा, ठीक है भाई। ये वाली वैल्यू आएगी। अरे 9 8 और 10 से जब मैं वैल्यू 5 और इसके बराबर के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इसको कंपेयर करूंगा दोनों को, तो यहाँ पे ये आएगा। तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला एक बनेगा भाई, ई, ये वाली एनर्जी है ई, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना भाई, देखना अच्छे से देखना, इसको लिख सकता हूँ एन ए, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो एज इट इज, ठीक है। अब ये क्या होगा एच स्क्वायर इसके ऊपर चला जाए, इसके अलावा ये वाला नीचे आ जाए 8 पाई स्क्वायर और ए स्क्वायर और एम, यही आएगा भाई, ये बचेगा। देखो भाई अच्छे से देखो इस चीज़ को, क्या आया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एम, तो यहाँ पे पाई स्क्वायर से तो पाई स्क्वायर कट गया, ठीक है भाई, पाई स्क्वायर से तो पाई स्क्वायर कट गया भाई, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर काट दिया मैंने।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, एनर्जी के लिए अपने पास जो आएगा वो क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर। ये अपने पास क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला आया हुआ। इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 12। 12 जो इक्वेशन है वो क्या है, 12वीं जो इक्वेशन है, जब अपन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, दो जो लेवल्स के बीच एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें अपन को एनर्जी का फॉर्मूला ये मिलेगा भाई। तो मैंने 1D बॉक्स में क्या बताया भाई, 1D बॉक्स में अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करी है पूरी टोटल। तो श्रोडिंगर इक्वेशन में अगर मैं 1D बॉक्स की बात करूँगा, 1D बॉक्स की क्या बात करूँगा, यहाँ पे देखना भाई क्या था अपने पास कि कोई बॉक्स था, उसके अंदर कोई अपन के पास क्या है, पार्टिकल्स है, कण है। तो वहाँ पे जो ये पार्टिकल है उसकी एक ही डायरेक्शन है, या तो वो एक्सिस में जा सकता है, या वाई एक्सिस में जा सकता है, या जेड एक्सिस में जा सकता है। तो फिर मैंने वहाँ पे क्या बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है उसकी स्थितिज ऊर्जा इस कंडीशन में 0 है, लेकिन जब ये पात्र की दीवार से टकराता तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा इनफाइनाइट हो जाएगी भाई, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे और क्या बोल सकता हूँ, अगर वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, v बराबर इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर फिर मैंने क्या बोला कि यहाँ से x बराबर 0 से x बराबर a इस बॉक्स की क्या है, लेंथ होती है। तो फिर मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन से क्या करा भाई, वहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव करा, श्रोडिंगर इक्वेशन डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन होगा। फिर मैंने वहाँ पे डेल स्क्वायर की वैल्यू का पता है अपने को, डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर डेल प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर, ये 3 थी भाई, जेड स्क्वायर तक थे। तो वहाँ पे एक अपन को एक्स, अपना इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स एक्सिस में। तो वहाँ पे जेड ये जो है डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर को ही लेना है अपन को, बाकी वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के जो डायरेक्शन है उनको छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर वहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूँगा एक्सिस की, तो वहाँ पे वैल्यू पुट करके अपन ने क्या करा, श्रोडिंगर इक्वेशन को अलग अलग ऑपरेट करके लिख लिया। फिर वहाँ पे अपने पास क्या आई थी भाई, 8 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर ई बराबर क्या था भाई, के स्क्वायर के, ये वाली यहाँ पुट कर दी मैंने। ये अपने पास क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन आई, सेकंड ऑर्डर की क्या आई अपने पास, इक्वेशन आई। उस सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को जब मैं सोल्व करके लिखता हूँ तो कुछ इस तरीके से लिख दूंगा, यानी कि क्या लिख दूंगा भाई, यहाँ पे साइन एक्स बराबर ए साइन के एक्स प्लस बी कोस एक्स के रूप में लिख दूंगा। फिर वहाँ पे मैंने बताया कि एक्स बराबर अगर मैं 0 रख दूँ, एक्स बराबर 0 रख दूँ तो साइन बराबर क्या, साइन एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ऑल 0, सब कुछ 0 हो जाएगा। फिर मैंने वहाँ पे क्या करा, जैसे ही मैंने इक्वेशन 6 में 0 की वैल्यू पुट करी तो वहाँ पे b बराबर वैल्यू क्या है, 0 आई, b बराबर 0 आई, तो b की वैल्यू जैसे ही पुट करूँगा तो वहाँ पे साइन एक्स बराबर ए साइन के एक्स आई, ए साइन के एक्स आई। तो फिर मैंने ये करा, फिर x बराबर ए हो, x बराबर ये वाले वैल्यू पुट करी तो ये आया। अब मैं इसके नीचे 2-3 लाइनें में क्या लिखूंगा कि या पे a का मान 0 होना चाहिए अथवा साइन के a 0 होना चाहिए। यदि a बराबर 0 माना जाए तो इक्वेशन 8 से बॉक्स के भीतर भी कण के तरंग फलन का मान 0 होगा, जो कि असंभव है। अतः निश्चित ही साइन के a बराबर 0 होगा। अतः के ए का मान का मान पाई एवं उसके सरल गुणज के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी स्थिति में साइन के ए जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे के ए बराबर एन ए पाई रखा, के बराबर एन ए अपॉन ए आया, ये वाली वैल्यू स्क्वायर कर दिया मैंने। अब जब ये इससे अपन की ने यहाँ पे क्या रख दी, के की वैल्यू यहाँ इस वाली फॉर्मूले में रख दी, 8 और 10 से करूँगा तो ये आएगा। और जब मैं इस 10 को और 5 को कंपेयर करता हूँ तो ये वाला एनर्जी का अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला ड्राइव होता है। तो ये था अपना 1D बॉक्स। अब देखिए यहाँ पे जो ये एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास आया है उसका काम क्या है, देखो भाई एनर्जी का जो अपन ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया गया है, अब अपन को पता होना चाहिए भाई कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करते हैं तो यहाँ पे ऐसे करते हैं, इसके ट्रांजिशन लेवल हो गए। यहाँ पे मैंने रख दिया 1, यहाँ पे रख दिया 2, यहाँ पे रख दिया 3, फिर रख दिया 4।
तो देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे ऊर्जा का क्वांटीकरण करूँगा, ठीक है भाई, इक्वेशन 12 की सहायता से जब मैं इसका क्वांटीकरण करूँगा तो n बराबर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। जैसे ही मैंने n की वैल्यू 1 रखी, इस वाले फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखूँगा भाई, E1 क्या आएगी, एनर्जी क्या आएगी, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, और इसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। अपन ने पहले भी देखा है, एक बार आगे और देख लेंगे इसको। तो यहाँ पे ये वाली क्या है एनर्जी, E1 बराबर h स्क्वायर 8ma स्क्वायर। ऐसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 2 रखूँ, E2 बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर, तो 2 दूना 4 यानी कि 4h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे एनर्जी E2 बराबर आ जाएगा। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ, वैल्यू अगर 3 कर दूँ, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे क्या है कि भाई E3 इज इक्वल टू 9h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। E4 कर दूँ तो क्या है कि 16h स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी। और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 8 दूनी 16, तो इसको और कैसे लिख सकता हूँ भाई, इस वाली वैल्यू को 8 दूनी 16 यानी E4 अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख दूँ भाई, 2h स्क्वायर ma स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। और इसको भी सोल्व करके लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ भाई, h स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ यहाँ पे दिख रही हो गई भाई कि ये जो एनर्जी के गैप हैं या एनर्जी लेवल्स जो अपने पास आए, जैसे जैसे मैंने n का मान बढ़ाया, ऊर्जा अंतराल का मान क्या होगा, यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। ये वाली जो एनर्जी का मान है ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा भाई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई, दो क्रमागत ऊर्जा स्तरों के मध्य जब ऊर्जा का अंतराल निश्चित नहीं रहता, जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, n की वैल्यू इंक्रीज करूँगा मैं, यहाँ पे क्या होगा भाई, वैसे वैसे यहाँ का ऊर्जा अंतराल क्या होगा, एनर्जी गैप जो होगा बढ़ेगा। और अब एनर्जी गैप की अगर मैं बात करूँ कैसे देखते थे भाई, एनर्जी गैप मैंने स्पेक्ट्रो में बताया है भाई, डेल ई बराबर फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि E2 माइनस E1। तो जब मैं यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, 4h स्क्वायर 8ma स्क्वायर माइनस h स्क्वायर 8ma स्क्वायर, तो अपन को पता है यहाँ पे तो क्या हो गया भाई, ये तो माइनस हो गया, और यहाँ पे वैल्यू 4 आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी। और ऐसे अगर यहाँ से मैं करूँगा 9 माइनस, ठीक है भाई, 9/8 में से माइनस 4/8 तो 5 आएगी। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूँगा, फिर 16 में से 9 गए तो कितना बचे भाई, 7। तो ऐसे एनर्जी गैप यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा भाई, बढ़ता चला जाएगा। चेक करके देख लेना, चाहे निकाल के देख लेना, ये वाला एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेंगे अपन, n की वैल्यू इंक्रीज करूँगा मैं, तो ये एनर्जी गैप यहाँ पे क्या होगा भाई, बढ़ता जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई हो गई भाई, आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। निकाल के देख सकते हो भाई आप लोग। जैसे जैसे मैं यहाँ पे एनर्जी गैप बढ़ाऊँगा, वैसे वैसे n की वैल्यू बढ़ेगी। अब यहाँ पे ऊर्जा का क्वांटीकरण देख लिया भाई, ये तो पॉइंट क्या था, ऊर्जा का क्वांटीकरण। अब दूसरे पॉइंट की मैं यहाँ बात करूँगा, वो क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी। 0 पॉइंट एनर्जी की मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बात करूँगा आपके पास। और 0 पॉइंट एनर्जी होती क्या है कि भाई, जो अपन ने एनर्जी यहाँ पे एनर्जी निकाली है, वो सब लोवेस्ट एनर्जी की वैल्यू, यानी कि ऊर्जा का न्यूनतम संभावित मान जो है शून्यांक एनर्जी कहलाता है। क्या लिख सकते हो डेफिनेशन में, कण के लिए ऊर्जा का न्यूनतम संभव मान शून्यांक एनर्जी कहलाता है। एक विमीय बॉक्स में कण की एनर्जी का न्यूनतम मान तभी प्राप्त होता है जब n बराबर 1 हो। और मैंने ये बता दिया था भाई, यहाँ पे क्या बताया भाई, n बराबर क्या हो, 1 लिया मैंने, तो एनर्जी E1 क्या आई थी भाई, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m, ये आई। ये क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी होती है भाई। 0 पॉइंट यानी ऊर्जा का संभावित शून्यांकी जो मान होता है उसे बोलते हैं। अब इक्वेशन थर्ड अगर बात मैं करूँ 0 पॉइंट एनर्जी के अलावा, अगर टॉपिक थर्ड की अगर मैं बात करूँगा भाई, तो अगर इसका थर्ड पॉइंट देखे वो क्या होता है देखना भाई।
थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या होगा, यदि समीकरण जो अपने पास एनर्जी का जो फॉर्मूला आया था वहाँ पे क्या होता था, ये अरे भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E बराबर क्या था भाई, E बराबर n स्क्वायर H स्क्वायर 8 ma², यही होता है भाई। तो यहाँ पे देखो एनर्जी जो होती है वो अपॉन na² की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी बात है, यानी कि जैसे जब से मैं यहाँ क्या करूँ, बॉक्स की लंबाई a का मान बढ़ाता हूँ वैसे वैसे कण की एनर्जी का मान क्या होता है भाई, घटता है। अतः छोटे बॉक्स में कण की एनर्जी का मान अधिक होगा और बड़े बॉक्स में कण की एनर्जी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि मैं क्या करूँगा, ये वाली वैल्यू लंबाई बॉक्स की क्या करूँ, लंबाई की वैल्यू इंक्रीज करूँगा भाई, इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पे बॉक्स की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं अपन, छोटा बॉक्स होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, बड़े बॉक्स की एनर्जी कम होगी भाई, बड़े बॉक्स की एनर्जी क्या होगी भाई, कम होगी। तो ये 3-4 बातें हैं भाई, 3-4 बातें। क्या बोला मैंने, पहली क्या बात बताई थी भाई, एनर्जी लेवल चेक करे, जैसे जैसे एनर्जी अपन ने इंक्रीज करी वहाँ पे यहाँ के ऊर्जा अंतराल का मान क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा था। सेकंड मैंने बताया कि 0 पॉइंट एनर्जी क्या होती है, जो शून्यांक n बराबर 1 वहाँ पे न्यूनतम लेवल एनर्जी लेवल का मान जब क्या होता है, h² m होता है। तो ये जो वैल्यू होती है वो 0 पॉइंट एनर्जी कहलाती है। थर्ड अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किस चीज़ की भाई, कि एनर्जी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लंबाई की, यानी a² की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं भाई तो देखना 1D बॉक्स में फोर्थ पॉइंट क्या है, देखना भाई एक बार अच्छे से इस चीज को। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा भाई तो क्या है फोर्थ पॉइंट, देखो भाई फोर्थ पॉइंट का है कि साइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफी निरूपण, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 2 प्रकार के अपने को क्या मिलेंगे भाई, ग्राफ मिलते हैं। और अपन को पता है एक फॉर्मूला आया था साइन x बराबर साइन, वो वाला एक फॉर्मूला आया था भाई, साइन ए साइन एन ए अपॉन ए, एन ए पाई अपॉन ए एक्स। तो जब अपन क्या करेंगे यहाँ पे ग्राफ या रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है एक, ये n बराबर यहाँ पे क्या है भाई, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये बॉक्स था अपने पास, ये बॉक्स था और n यहाँ पे जो होगा वो होगा नंबर ऑफ नोड। n का मतलब है नोड, नोड का मतलब क्या है भाई, देखना n बराबर 1 से लेके अपन ने ले लिया यहाँ पे 4 तक, और ये क्या है बॉक्स की लेंथ है, क्या है भाई, x बराबर 0 से लेके x बराबर 1 तक। तो यहाँ पे n बराबर अगर मैं 1 रखता हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, और अगर 2 रखता हूँ तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिखेगा, 3 रखता हूँ भाई इस तरीके का अपने पास रिप्रेजेंटेशन आएगा, 4 रखूँगा मैं तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन आएगा। यहाँ पे n जो होता है वो नंबर ऑफ नोड है, नोड n, यहाँ पे ये जो n है वो क्या है भाई, नोड है भाई, यहाँ पे कितने। तो ये बात आप याद रखना भाई। इसके अलावा एक ग्राफ और मिलता है अपन को, वो भी डिस्कस करता हूँ मैं भी। तो यहाँ पे जो अगर नंबर ऑफ नोड कैलकुलेट करने हो, नंबर ऑफ नोड अगर तुम्हारे को देखने हो तो वो होते हैं n-1, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे 1 है, n बराबर 1 रखा, नंबर ऑफ नोड क्या है 0 है भाई। अगर n बराबर 2 रखूँगा 1 आएगा, नंबर ऑफ नोड क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3। तो ऐसे देखना है। इसके अलावा एक रिप्रेजेंटेशन और होता है इसका,
1D बॉक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन, दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होते हैं भाई। तो यहाँ पे एक तो होता है कि तो देखो यहाँ पे एक क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, कुछ इस तरीके का है एक, देखना भाई, ये तो इसकी क्या हो गई, लेंथ होगी x बराबर 0 से लेके x बराबर 1 तक। तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा आपको। n बराबर 1 में तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा भाई। n बराबर 2 में क्या मिलेगा, ये जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे नेगेटिव में भी जाती है और यहाँ पे क्या होगी, ओनली पॉजिटिव में होगी। तो अगर n बराबर 3 की मैं बात करूँ तो 1 2 और 3, और अगर n बराबर 4 की मैं बात करता हूँ तो 1 2 3 और 4, ऐसा ग्राफ मिलता है। तो इन दोनों, ये जो ग्राफ था वो केवल क्या था, साइन के लिए था भाई, साइन के लिए। ये जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, साइन स्क्वायर के लिए आएगा। ये वाला ग्राफ और ये वाला साइन के लिए था। तो जब मैं इस वाले फॉर्मूले के लिए बात करूँगा तो जब ये वाला ये निकलेगा ग्राफ, और अगर इसमें स्क्वायर कर दूंगा मैं साइन का तो ये वाला ग्राफ अपन को मिलता है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखेंगे, किसी कण में पाए जाने की प्रायिकता साइन से, प्रायिकता घनत्व साइन स्क्वायर प्रदर्शित किया जाता है। इस आरेख से स्पष्ट किया जा सकता है कि साइन का मान नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, जबकि साइन स्क्वायर की वैल्यू के लिए केवल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन स्क्वायर के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो n की वैल्यू बढ़ाने पर साइन के मान में, n की वैल्यू बढ़ने पर साइन के मान में शून्य मान वाले पॉइंट ग्राफ प्राप्त होते हैं, उन्हें नोड कहते हैं। इस प्रकार क्वांटम नंबर के लिए नोड की संख्या n-1 होती है। n-1 मैंने बताया अभी कि नंबर ऑफ नोड कैसे करते हैं कैलकुलेट, n-1। ये वाले नोड जब चेक करने हो तो n-1 देखते हैं भाई। लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या होता है, ओनली पॉजिटिव में होता है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होती है इसकी वैल्यू, n की वैल्यू। ये चार बातें मैंने 1D बॉक्स के लिए आपको बताई है भाई। चार बातें क्या बताई है, 1D बॉक्स के लिए बताई है। और 1D बॉक्स क्या था भाई, 1D बॉक्स अपन को अच्छे से आना चाहिए भाई, एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन आएगा तो 1D बॉक्स का। फिर मैंने वहाँ पे चार बातें, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी आपके साथ। ऊर्जा का, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई, यहाँ पे एनर्जी का जो फॉर्मूला था E बराबर n² h² 8m², a², ये था। यहाँ पे ऊर्जा का क्वांटीकरण देखा, पहली बात ऊर्जा का क्या देखा, क्वांटीकरण देखा कि यहाँ पे n बराबर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, कुछ भी रख के देखा, एनर्जी निकाली। फिर दूसरी बात 0 पॉइंट एनर्जी की बात की मैंने, 0 पॉइंट एनर्जी की बात की। तीसरी बात मैंने क्या देखी यहाँ पे, थर्ड मैंने यहाँ पे देखा भाई कि किसी समीकरण के लिए एनर्जी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के। तो छोटे बॉक्स की एनर्जी ज़्यादा होती है बड़े बॉक्स के कंपेयर। फोर्थ मैंने यहाँ पे क्या बात की भाई, साइन का ग्राफीय निरूपण देखा, यानी कि साइन जो है उसके लिए मैंने क्या वैल्यू क्या बताया भाई यहाँ पे साइन के लिए, x बराबर a साइन n पाई अपॉन a अपो एट। तो इसके लिए जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो साइन, ओनली साइन के लिए जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, ग्राफ बनाऊँगा, रिप्रेजेंटेशन करूँगा तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन अपन को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी भाई, बात अगर मैं इसकी करता हूँ, बात अगर साइन स्क्वायर की करता हूँ तो ये ओनली पॉजिटिव के अंदर ही आती है, जबकि ये नेगेटिव में भी एंड पॉजिटिव दोनों में आती है भाई। याद रखना भाई, ये बातें आप याद रखने लायक बातें हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई हो गई भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ भाई मैं आपको। हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या देखेंगे, थोड़ा बेसिक आइडिया वगैरह देखते हैं भाई। बेसिक आइडिया क्या होता है
हाइड्रोजन एटम के लिए, वो देखते हैं भाई। तो मैंने 1D बॉक्स में क्या क्या बातें बताई भाई आपको, वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए भाई। क्या क्या बातें बताई है मैंने आपको, क्या क्या बातें बताई है। एनर्जी का फॉर्मूला 1D बॉक्स, 1D बॉक्स की अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ पे जो भी अपन को पहली बात तो यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन पता होनी चाहिए, और वो होती है डेल स्क्वायर साइन प्लस 8 पाई स्क्वायर एम इंटू एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन बराबर 0। यही होती है भाई, यही होती है। इसके अलावा दूसरी बात आपको श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ साथ यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए भाई, ये वाला फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे 4 बातें बताई, वो भी आपको पता होनी चाहिए भाई। फिर एनर्जी का फॉर्मूला निकाला अपन ने। एनर्जी का फॉर्मूला क्या था भाई, एनर्जी का फॉर्मूला था E बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर और क्या था भाई 8ma स्क्वायर, यही था एनर्जी का फॉर्मूला भी देखा अपन ने। तो ये 2-4 बातें हैं वो अच्छे से पता होनी चाहिए, कंपटीशन एग्जाम्स में भी आती हैं भाई क्वेश्चंस यहाँ से। कंपटीशन क्या होंगी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसकी भाई, नेक्स्ट अगर मैं चलिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की, तो आज थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देख लेते हैं भाई हाइड्रोजन एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, तो अपन को पता है कि भाई जो भी क्वेश्चन आई है अपने पास सराउंडिंग इक्वेशन उसका यूज होगा यहाँ पे भी। तो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन उपस्थित होता है, अपन को ये बात पता है। यानी कि इसमें क्या होगा कि कोई हाइड्रोजन एटम है, अपन को पता है कि हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस होता है भाई, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम में अपन को पता है कि हाइड्रोजन एटम में क्या होता है 1 प्रोटॉन ही क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो यहाँ क्या होगा कि जब ये क्या होगा प्रोटॉन जो होगा, तो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है भाई चक्कर लगाता है, एक इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष अपन क्या करें एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों में क्या करेंगे यहाँ पे जेड जो तीनों एक्सों में क्या देखेंगे भाई यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ क्या करेंगे त्रिविम रूप में काम में लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि भाई हाइड्रोजन जो एटम होता है उसमें क्या करेंगे यहाँ पे जो तीनों एक्सिस हैं एक्स जेड वाई और एक्स वाई जेड जो तीनों एक्सिस हैं, और अपन को पता है प्रोटॉन एक ही प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन में तो 1s1, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा रहा होता है। तो यहाँ पे करना क्या है जो ये dx dy और dz होते हैं तो वहाँ पे अपन को क्या करना है तीनों काम में लेना है। और यहाँ पे एक्स वाई जेड से मतलब याद रखना एक्स वाई और जेड, यहाँ पे इनकी जगह काम क्या लेंगे अपन एक्स की जगह काम लेंगे आर साइन थीटा कोस फाई, जबकि वाई के लिए यहाँ काम में लेंगे आर साइन थीटा साइन फाई काम में लेंगे, जबकि यहाँ जेड के लिए अपन केवल लेंगे आर कोस थीटा ये 3 बातें याद करेगा भाई आप लोग, 3 बातें याद रखना। तो यहाँ पे क्या बताऊँगा मैं आपको कि जब किसी भी हाइड्रोजन एटम में क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है वो एक इलेक्ट्रॉन ही लगाता है। तो एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में यहाँ पे अपन को क्या करना है दिशा में श्रोडिंगर इक्वेशन के साथ कोरिलेट करना है। और वहाँ पे यहाँ पे रिड्यूस मास वगैरह भी देखेंगे अपन m1 m2 बटे m1 प्लस m2 ये देखा था अपने फॉर्मूला स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो ये बातें वहाँ अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई, किसमें करेंगे अपन 1D बॉक्स के बारे में अच्छे से ये बात डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर अपन यहाँ पे इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर अपना चैप्टर ख़त्म होने वाला है भाई, चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा भाई होप।
तो मैंने आज क्या बताया भाई आप लोगों को, मैंने क्या बताया भाई आज आप लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स के बारे अंदर कि सबसे पहले अपन ने आज के टॉपिक की मैं बात करूँ तो श्रोडिंगर इक्वेशन से स्टार्ट की थी। श्रोडिंगर इक्वेशन में अपन ने क्या क्या देखा भाई, क्या क्या देखा, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत तो अपन ने पहले देख लिया था भाई पूरा। फिर अपन ने श्रोडिंगर इक्वेशन कैलकुलेट करी, उसमें अपन ने सेंसोडियल इक्वेशन भी देखी, लाप्लांशियन इक्वेशन भी देखी, ठीक है भाई। उसके बाद हमने देखा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर देखा, एच साइन बराबर ई साइन होता है, एच साइन बराबर क्या होता है, ई साइन होता है। उसके बाद अपन ने क्या देखा, पोस्टुलेट देखी जिसकी 5-6 पोस्टुलेट थी, ठीक है भाई, 6 पोस्टुलेट थी भाई। और उसके बाद में अपन ने देखा 1D बॉक्स, यानी 1D बॉक्स के अंदर क्या देखा कि कोई एक बॉक्स है उसमें एक पार्टिकल प्रेजेंट है, एक पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वहाँ पर उस पार्टिकल की जो वैल्यू है वो अपन ने कैलकुलेट करी और वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला निकाला अपन ने। फिर सारी बातें अपन ने एक एक बातें यहाँ पे क्या करी है भाई, डिस्कस करी है। और एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो आया n² h² 8ma² के। वहाँ से फिर अपन ने एनर्जी के फॉर्मूले से क्या करा भाई, यहाँ पे एनर्जी के लेवल्स के, एनर्जी के जो लेवल्स थे उनके लिए एनर्जी कैलकुलेट करी है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। और जैसे जैसे मैं एन की वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, यहाँ का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था भाई। तो 0 पॉइंट एनर्जी, फिर अपन ने क्या देखा, 0 पॉइंट एनर्जी, और 0 पॉइंट एनर्जी होती है n बराबर 1 वाली, यानी h²/8ma² के बराबर 0 पॉइंट एनर्जी होती है। फिर वो देखा है कि एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/a² के। 1/a² के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे मैं क्या करूँगा, एनर्जी इंक्रीज करूँगा तो लंबाई डिक्रीज होगी। तो जितनी ज़्यादा बॉक्स की लंबाई होगी, जितना बड़ा बॉक्स होगा वहाँ एनर्जी उतनी ही कम होगी। फिर अपने ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन देखा, साइन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है। तो यहाँ पे n जो होता है नंबर ऑफ नोड होते हैं, नोड होते हैं कितने नोड हैं, तो यहाँ पे नोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है n-1, यानी कि इस वाले में से एक n को घटा दो, माइनस कर दो, नोड आ जाएंगे उसमें कितने नोड प्रेजेंट है। फिर अपने साइन स्क्वायर का भी ग्राफियल रिप्रेजेंटेशन देखा भाई। तो ऐसे करके अपन ने ये टॉपिक ख़त्म कर दिया है भाई। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन जो एटम है उसमें क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और तीनों एक्सिस में यहाँ पे देखा जाएगा, और यहाँ पे x के बराबर रखेंगे r sin थीटा cos फाई, और यहाँ पे y बराबर r थीटा sin थीटा sin फाई, और z बराबर r cos थीटा। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन पर जॉइंट होता है, और वही क्या करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तीनों एक्सिस में यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन के रूप में काम में लेंगे, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें अपन क्या करेंगे, एक एक बात अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के लिए भाई साहब इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना हाइड्रोजन एटम होगा भाई। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, काम में लेंगे भाई।